नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार से कच्चे तेल की आपूर्ति करेगा। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 जारी की गई। नीति आयोग ने प्रथम सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया। चीन ने पहली बार भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल को स्वीकार किया। इसरो भविष्य की विनाशक प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहा है और पंचायतों द्वारा सेवा वितरण के मैसूर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर ऊर्जा क्षेत्र से है। भारत अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार से कच्चे तेल की आपूर्ति करेगा। सबसे पहले भारत ने तेल की कीमतों को कम करने के लिए अमेरिका, जापान और अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तर्ज पर अपने आपातकालीन भंडार से 50 लाख बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति करने की योजना बनाई है। दरअसल इसकी आवश्यकता तब उत्पन्न हुई जब तेल उत्पादक देश उच्च लाभांश प्राप्त करने के लिए जानबूझकर मांग के स्तर से नीचे तेल की आपूर्ति को समायोजित कर रहे थे। इसकी वजह से तेल आयात करने वाले देशों के लिए आयात की अब तक की सबसे ज्यादा लागत आ रही थी। भारत तेल की 85% घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है। देश प्रतिवर्ष 226 मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात करता है। दरअसल सामरिक भंडार जो होते हैं वो देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं। ये बाहरी आपूर्ति अवरोधों के दौरान एक आपातकालीन घरेलू आपूर्ति भंडार के रूप में काम करता है। आपको बता दें कि ये सामरिक भंडार तेल कंपनियों के पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मौजूदा भंडारण के अलावा उपलब्ध होते हैं। ये तेल भंडार भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित हैं। ये भूमिगत चट्टानी गुफाओं में बने हैं क्योंकि ये चट्टानी गुफाएं हाइड्रोकार्बन के भंडारण का सबसे सुरक्षित विकल्प हैं। इन भंडारण सुविधाओं का निर्माण इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा को एक वृहद प्रोत्साहन होगा। इसका उद्देश्य किसी भी बाहरी आपूर्ति अवरोध के दौरान एक आपातकालीन घरेलू आपूर्ति भंडार के रूप में कार्य करके देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत सरकार ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व चरण 1 में 3 स्थानों पर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल के सामरिक भंडारण की स्थापना की है, जिसमें विशाखापत्तनम में 1.33 MMT, मैंगलोर में 1.5 मिलियन मीट्रिक टन और पादुर में 2.5 मिलियन मीट्रिक टन। एक और 6.5 MMT सामरिक कच्चे तेल के भंडार निर्माण की SPR चरण 2 में योजना बनाई जा रही है, जिसमें पहला होगा चंडीखोल, ओडिशा, जहां 4 मिलियन मीट्रिक टन तेल भंडारण की क्षमता होगी। इसके अलावा कर्नाटक का पादुर, जहां पर 2.5 मिलियन मीट्रिक टन की सुविधा होगी। अगली खबर खाद्य एवं पोषण से। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 जारी की गई। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट वैश्विक पोषण की स्थिति का एक प्रमुख और स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करती है। ये डेटा आधारित रिपोर्ट है। इसे प्रगति और चुनौतियों को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में कई प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं, जैसे कि कोई भी क्षेत्र स्वस्थ आहार के लिए की गई सिफारिशों का पालन नहीं कर रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुपोषण को समाप्त करने की वित्तीय लागत बढ़ रही है। हालांकि पोषण में निवेश करने से समाज को होने वाला कुल आर्थिक लाभ वर्ष 2030 तक 5.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष तक पहुंच सकता है। विकास के लिए पोषण एक वैश्विक प्रयास है। ये प्रयास सभी हितधारकों को एकजुट करता है ताकि अपर्याप्त आहार और कुपोषण के सभी रूपों से निपटने के लिए प्रगति को तीव्र किया जा सके। निर्णय निर्माताओं द्वारा N4G यानी विकास के लिए पोषण यानी न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ का लाभ उठाया जाना चाहिए। भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने रक्ताल्पता यानी एनीमिया और बाल दुबलेपन पर कोई प्रगति नहीं की है। आपको बता दें कि 53% भारतीय महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं और 5 वर्ष से कम आयु के 17.3% बच्चे दुबलेपन से प्रभावित हैं। हालांकि भारत ठिगनेपन यानी स्टंटिंग, विशेष रूप से स्तनपान पर निर्भर और अधिक वजन वाले बच्चों से संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर है। 5 वर्ष से कम आयु के 34.7% बच्चे ठिगनेपन से पीड़ित हैं। दूसरी ओर 5 वर्ष से कम आयु के 1.6% बच्चे अधिक वजन की समस्या से ग्रस्त हैं। ठिगनेपन को आयु के अनुरूप कम लंबाई के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत ने आहार संबंधी गैर संचारी रोगों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सीमित प्रगति की है।
नीति आयोग ने प्रथम सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया। भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है। एसडीजी शहरी सूचकांक एक वार्षिक अभ्यास है। ये राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर एसडीजी निगरानी के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में उभरा है। इस सूचकांक में 56 शहरी क्षेत्रों को 15 एसडीजी के अंतर्गत 46 लक्ष्यों में 77 एसडीजी संकेतकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। शहरी क्षेत्र को उनके समग्र स्कोर के आधार पर स्थान दिया गया है, जैसे कि आकांक्षी यानी एस्पिरेंट जो कि 0 से 49 तक है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले परफॉर्मर कहे जाएंगे, इनका स्कोर 50 से 64 रहेगा। और बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला फ्रंट रनर कहलाएगा जो कि 65 से 99 स्कोर करेगा। और लक्ष्य को प्राप्त कर लेने वाले को अचीवर कहा जाएगा जो कि 100 स्कोर प्राप्त करेगा। इस रिपोर्ट या डैशबोर्ड का काफी महत्व है क्योंकि ये सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को साकार करने में मदद करेगा। वर्तमान में बढ़ते शहरीकरण की वजह से शहरी क्षेत्रों में एसडीजी पर प्रगति को मापना महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए भी इसका महत्व है। ये सूचकांक ये आकलन करने में मदद कर सकता है कि शहर कैसे विकसित होते हैं और दबाव के विरुद्ध कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ये शहरी स्थानीय निकाय स्तरीय डेटा, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली की क्षमता और उसमें व्याप्त कमियों को रेखांकित करेगा। ये डेटा संचालित निर्णय प्रक्रिया को अपनाने और लागू करने में सहायता करेगा। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष के मुताबिक शिमला शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम आदि का स्थान है। वहीं धनबाद ने सबसे कम स्कोर के साथ अंतिम स्थान प्राप्त किया है। इससे ऊपर मेरठ और ईटानगर का स्थान है। दरअसल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की वजह से विभिन्न स्तरों पर सरकारें अलग अलग जिम्मेदारियां निभाती हैं। स्थानीयकरण प्रत्येक स्तर को अपनी भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है और ये उपराष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है स्थानीयकृत समाधान, यानी कि सभी समस्याओं के लिए एक समाधान कारगर नहीं होता है। स्थानीयकरण स्थानीय स्तर पर समाधान विकसित करने की अनुमति देता है। ये आपस में सीखने की सुविधा देता है जिसकी वजह से उपराष्ट्रीय संस्थाएं एक दूसरे से सीख सकती हैं। और तीसरा है राज्य की क्षमता में सुधार। स्थानीयकरण से सरकार के सभी स्तरों को अपनी क्षमताओं में सुधार करने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए सांख्यिकी क्षमता। चीन ने पहली बार भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल को स्वीकार किया है। आसियान चीन वार्ता संबंधों की 30वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में चीन ने पहली बार हिंद प्रशांत अवधारणा को स्वीकार किया है। इसे पर्यवेक्षक महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि चीन ने हमेशा इसे एशिया प्रशांत के रूप में संदर्भित किया है। साथ ही चीन इसके तहत किसी भी संलग्नता को अस्वीकार करता आया है। इसके अलावा चीन ने भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल को मान्यता भी प्रदान की है। साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तथा हिंद प्रशांत पर आसियान आउटलुक के बीच सहयोग का आह्वान भी किया है। भारत की इस पहल को नवंबर 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। ये देशों के बीच एक मुक्त और गैर संधि आधारित पहल है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में साझा चुनौतियों के लिए सहकारी और सहयोगी समाधान के लिए मिलकर कार्य करना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर विभिन्न देशों के अलग अलग उपागम हैं, जो कि एक स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के व्यापक भू रणनीतिक विचार के साथ एक दूसरे का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए जापान का फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन 2016 में अस्तित्व में आया था। आइए अब बात करते हैं भारत के इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के स्तंभों के बारे में। इसमें महत्वपूर्ण होगी समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण और सूचना साझाकरण, समुद्री कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन। इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव भारत की संलग्नता के बहुपक्षीय दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित करता है। ये क्षेत्रीय एकीकरण के लिए न केवल आसियान केंद्रित है बल्कि हिंद प्रशांत कनेक्टिविटी, संधारणीय अवसंरचना और आर्थिक सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भविष्य की विनाशक प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहा है। इसरो ऐसी नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसमें सेल्फ ईटिंग रॉकेट से लेकर स्वयं नष्ट होने वाले उपग्रह और मेक इन स्पेस अवधारणाओं से लेकर क्वांटम संचार एवं रडार तक शामिल है। इसरो मुख्यालय में एक भविष्योन्मुखी तथा नवीन प्रौद्योगिकी विकास प्रभाग, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार निदेशालय के माध्यम से इस पर कार्य किया जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं सेल्फ ईटिंग रॉकेट्स और स्वयं नष्ट होने वाले उपग्रहों के बारे में। इसरो रॉकेट के आवरण के लिए उपयोग होने वाली सामग्री पर आधारित एक सेल्फ ईटिंग रॉकेट्स पर कार्य कर रहा है। ये अभियान के अंतिम चरण में मोटर्स के साथ साथ
स्वयं को जलाकर नष्ट कर सकता है। इससे अंतरिक्ष मलबे की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी और स्वयं नष्ट होने वाले उपग्रह तकनीक अंतरिक्ष यान को उसकी उपयोग अवधि के बाद किल बटन या इसे जलाकर नष्ट करने वाली किसी प्रक्रिया के माध्यम से विनष्ट करने में सक्षम बनाएगी। दरअसल अंतरिक्ष मलबा मानव द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए मशीनरी के खंड हैं। ये मुख्य रूप से पृथ्वी की कक्षा में पाए जाते हैं। इनमें निष्क्रिय हो चुके उपग्रह, रॉकेट और अंतरिक्ष यान के अवशेष शामिल हैं। वर्तमान में उपग्रहों और अंतरिक्ष मलबे सहित अनुमानित 20,000 ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी की निचली कक्षा में गति कर रहे हैं। इससे संबंधित चिंताएं ये हैं कि इस अंतरिक्ष मलबे से सक्रिय उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के लिए खतरा हो सकता है। साथ ही अंतरिक्ष स्टेशन और मलबे के बीच संभावित टकराव का खतरा विद्यमान है। यदि टकराव का जोखिम बहुत अधिक बढ़ जाता है तो पृथ्वी की कक्षा अगम्य भी हो सकती है। इसी से जुड़ा है केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम के मुताबिक यदि कक्षा में बहुत अधिक अंतरिक्ष मलबा है तो इसके परिणाम स्वरूप एक श्रृंखला अभिक्रिया हो सकती है। इसमें अधिक से अधिक ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराएंगे और नए अंतरिक्ष मलबे का निर्माण करेंगे। इसकी अंतिम परिणति पृथ्वी की कक्षा के अनुपयोगी हो जाने के रूप में होगी। अगली खबर पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायतों द्वारा सेवा वितरण के मैसूर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ये घोषणा पंचायती राज मंत्रालय ने जारी की है, जिसका उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं को अभिशासन के केंद्र के रूप में मान्यता देना है। 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने मैसूर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही 1 अप्रैल 2022 से देश भर में पंचायतों द्वारा साझा न्यूनतम सेवा वितरण शुरू करने का संकल्प लिया है। इस घोषणा का उद्देश्य है आसान और वहनीय पहुँच, नागरिकों के लिए प्रेरणा और तीसरा है ई कियोस्क का उपयोग करने के लिए नागरिकों में विश्वास का सृजन करना। मैसूर घोषणा में सेवाओं के वितरण में समावेशी और उत्तरदायी स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के प्रयासों को मान्यता दी गई है। ये सेवाओं के समय पर और गुणवत्तापूर्ण वितरण पर बल देती है। इसमें नागरिकों के साथ अपने जुड़ाव में खुलेपन के मूल्य को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नागरिक केंद्रित सेवा, ये सेवा वितरण को सरकारी व्यवस्था की परिचालनात्मक या अन्य अनिवार्यताओं की बजाय नागरिकों की दृष्टि से देखने के लिए सरकार की समझ में बदलाव कर रही है। ये अभिशासन से जुड़े विमर्श के मुद्दों में से एक है, जो नागरिक आकांक्षाओं को पूरा करने पर आधारित है। ये दृष्टिकोण सरकार को कई दृष्टि से सक्षम बनाता है, जैसे कि ये सरकार को आवश्यक दक्षता लाभ प्राप्त करने और सेवा वितरण स्तरों में सुधार करने के लिए है। ये ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग में वृद्धि के लिए है, जिससे संधारणीयता में सुधार हो और ई गवर्नेंस में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही सरकारी सेवाओं से जुड़ी नागरिकों की संतुष्टि में सुधार करने के लिए भी ये उपयोगी है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसका महत्व है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। खाद्य एवं कृषि संगठन की द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट कृषि खाद्य प्रणालियों की क्षणभंगुरता को प्रकट करती है, साथ ही आपदा या आघात की आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए समाधान प्रस्तुत करती है। कृषि खाद्य प्रणालियों में उत्पादन, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, परिवहन नेटवर्क और खपत शामिल है। वर्तमान में लगभग 3 बिलियन लोग स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि यदि किसी आपदा से इनकी आय में 1/3 की कमी हो जाती है तो अतिरिक्त 1 बिलियन लोग इस श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। आपदा जोखिम प्रबंधन रणनीतियों में बहु जोखिम आकलन, समय पर पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और प्रारंभिक कार्य योजनाएं शामिल होती हैं। ये सभी कृषि खाद्य प्रणालियों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध रोकथाम कार्यक्रम यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR। पशुपालन और डेयरी विभाग ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना पर एक राष्ट्रीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया। AMR तब उत्पन्न होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ स्वयं को बदल लेते हैं और इसकी वजह से दवाओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से उस रोग या संक्रमण का उपचार और अधिक कठिन हो जाता है। राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्देश्य शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता और समझ को विकसित करना है। यह निगरानी के माध्यम से ज्ञान और साक्ष्य को मजबूत करेगा। ये संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण को स्थापित करेगा। स्वास्थ्य, पशुओं और खाद्यान्नों में रोगाणुरोधी अभिकारकों का इष्टतम उपयोग करेगा। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर मजबूत नेतृत्व एवं प्रतिबद्धता प्रकट करेगा।
क्रॉपटेक उर्वरक ये प्याज उत्पादकों द्वारा उपयोग किए जाने वाला उर्वरक है। ये पहला और अनूठा फसल विशिष्ट फसल पोषण समाधान है जिसमें प्याज की फसल के लिए आवश्यक प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद हैं। क्रॉपटेक उर्वरक की जरूरत इसलिए है क्योंकि हरित क्रांति के बाद गहन कृषि पद्धतियों की वजह से प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से मृदा खेती के लिए असंधारणीय हो गई है। श्वेत वामन तारा, व्हाइट ड्वार्फ स्टार। खगोलविदों के एक दल के मुताबिक एक श्वेत वामन तारा ब्रह्मांड का अब तक का सबसे तेजी से घूमने वाला श्वेत वामन तारा है। वैज्ञानिकों ने इसे लामोस्ट J02448.51 प्लस 195226.9 या J0240 प्लस 1952 का नाम दिया है। ये प्रति 25 सेकंड में एक घूर्णन पूरा कर लेता है। ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है। इसका व्यापक गुरुत्वाकर्षण बल इसके बड़े साथी तारे के द्रव्य को प्लाज्मा के रूप में आकर्षित कर रहा है। एक श्वेत वामन तारा वो तारा है जिसका संपूर्ण नाभिकीय ईंधन समाप्त हो गया है और इसकी बाहरी परत नष्ट हो चुकी है। ये अब लाखों वर्षों से संकुचन और ठंडा होने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। हाथी के लिए रेडियो कॉलर। विश्व वन्यजीव कोष WWF इंडिया के सहयोग से पहली बार असम में वन्य हाथियों पर रेडियो कॉलर लगाने का कार्य किया जा रहा है। रेडियो कॉलर GPS सक्षम कॉलर है। ये हाथियों के पर्यावासों के पास उनकी आवाजाही के तरीकों के बारे में जानकारी देंगे। ये हाथियों की आवाजाही के बारे में लोगों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में भी कार्य करेंगे। इससे मानव हाथी संघर्ष के मामलों में कमी आएगी। हालांकि रेडियो कॉलर से जुड़ी कई समस्याएं भी हैं, जैसे कि दुर्गम क्षेत्र और लंबी दूरी तक आवाजाही से इनमें तकनीकी खराबी आ सकती है। रक्षा सलाहकार परिषद DAC ने रूस के साथ AK-203 राइफल्स के सौदे को मंजूरी दी है। पहली 20,000 राइफलों को रूस से आयात किया जाएगा। इसके बाद 6 लाख से अधिक राइफलों का निर्माण भारत में होगा। DAC रक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च निर्णय निर्माता निकाय है। ये तीनों सेवाओं जिसमें कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है और भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर फैसले लेता है। रक्षा मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। कॉर्पेट का 37वां संस्करण। कॉर्पेट भारत और इंडोनेशिया के बीच एक समन्वित गश्त नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन वर्ष 2002 से वर्ष में 2 बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास किया जाता है। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।